हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में भी हम गेट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिजिटल के और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन किए थे, और आज के लेक्चर में भी हम डिजिटल के मैक्सिमम और लीनियर अलजेब्रा के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पहले ही करा चुका हूँ मैं। तो आज के लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के और मैक्सिमम क्वेश्चन डिजिटल के सॉल्व करने जा रहे हैं, जिनमें कुछ कॉम्बिनेशन सर्किट के, नंबर सिस्टम के एंड के मैप्स के सवाल हम देखेंगे। तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, जिनमें मुझे बहुत खुशी है कि मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर जो आए हैं वो सही आए हैं। तो वो क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करते हैं। अगर उस लेक्चर में आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, जो आपको समझ में ना आया हो, या उसका भी आसान तरीका आपको जानना हो, या कोई मेथड मैंने आपको बताया हो जो आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, तो आप कमेंट पे क्वेश्चन नंबर डाल के आप पूछ सकते हो। तो मैं इस लेक्चर में या आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको उस क्वेश्चन को फिर से एक बार डिस्कस कर दूंगा। तो आज के लेक्चर में भी हमको क्या करना है, सिंपल हमको क्वेश्चन मैं आपको नोट कराऊंगा, आपको वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना है और अपना आंसर मैच करना है और अपना सोल्यूशन भी देखना है कि जो अप्रोच आप यूज कर रहे हो वो ज़्यादा आसान है, या मैं अगर सेम अप्रोच अब दोनों लोग सॉल्व कर रहे हैं तब तो बढ़िया ही है। अगर कोई अप्रोच मैं ऐसी बता रहा हूँ जो जिससे क्वेश्चन आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो आप, तो वो अप्रोच को आप पढ़ोगे और समझोगे अच्छे से, जिससे हमारा एग्जाम में टाइम भी सेव हो पाए और क्वेश्चन भी हमारा सही से सॉल्व हो पाए। तो अपने इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं। तो आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम से है, जो मैं आपको क्वेश्चन नोट डाउन करा रहा हूँ। आपको वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करिए, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा आज का नंबर सिस्टम से। तो इसमें बोला गया है इफ 73 बेस में x इज इक्वल टू 54 बेस में y, और क्वेश्चन में बोल रहा है द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y आर। अब इसमें ऑप्शन भी हमको दिए हैं। पहला ऑप्शन है 8,16, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 10,12, थर्ड ऑप्शन है हमारा 9,13 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 8,11। जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ वो क्वेश्चन, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन गेट में पूछे गए हैं, डिफरेंट ब्रांचों में आए हैं, जिनको मैं कलेक्ट करके आपको क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे आपको नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चन की पता लग सके। और कुछ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे नेट के हैं और बार, इसरो और ईएससी के भी क्वेश्चन हम करते हैं। तो ये लेक्चर सिर्फ गेट के लिए बेनिफिशियल नहीं है, बाकी जो अदर एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो एक बार पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के गेट में भी क्वेश्चन आए हैं, ईएससी में भी आए हैं और इसरो में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आज के लेक्चर में हम ये क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इस क्वेश्चन को मैं दो टाइप से आपको करना बताऊंगा, जिसमें आपको आसान लगे वो कर लीजिएगा उससे आप। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन हम समझते हैं कि इसमें बोला गया इफ 73 x बेस में x दिया गया इज इक्वल टू 54y है। तो क्वेश्चन में हमको बोला गया 73y इक्वल है 54y के। अब बोल रहा है द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इसमें बोला है कि पॉसिबल वैल्यू बताओ x एंड y की। तो पहले तो हम इसको इक्वेशन फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते थे, अंदर अगर कोई बेस में है तो अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले 3, अब यहाँ पे क्या होता है पावर, पहले वाले में 0, दूसरे वाले में चलते हैं तो फिर 7 के साथ पावर 1। अब इधर भी ऐसे ही करेंगे तो 4 के साथ पावर
0 अंदर 5 के साथ पावर 1। तो अब यहाँ पे x की पावर 0 है तो यहाँ पे 1 होगा, तो इसको हम यहाँ पे लिखे या ना लिखे, y की पावर 0 है तो यहाँ पे भी 1 होगा। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो 7x इधर इसको ले आए -5y और ये 3 को उधर ले गए तो यहाँ पे आ गए 4 - 3 1। अब इधर हम एक्स वाई की ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे हमारी इक्वल में 1 आ जाए। तो अब हम अपने ऑप्शन की हेल्प लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में तभी ऑप्शन भी दिए गए हैं कि आसान हो। अब 8, 16 रख के देखो, तो अगर 7 और 8 और -5 की वैल्यू 11 रखोगे तो कितना आ रहा, तो यहाँ आ रहा 56 और यहाँ पे आएगा 55। तो अब इक्वल करेंगे 56 - 55 इक्वल आ रहा 1। ठीक है, तो यहाँ से मतलब यह है कि सॉरी हमने ये वाला पहले ऑप्शन रख दिया है, तो यहाँ से इक्वल आ रहा 1, तो मतलब ये आंसर तो भैया एकदम सही है। अब ये क्वेश्चन एमएसक्यू है कि एमसीक्यू था, तो अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू था। अगर एमएसक्यू होता तो हम और भी ऑप्शन रख के देखते, तो इससे हमको ये पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ये सही है। बट अब इसमें आप भैया सेकंड मेथड बोल रहे थे, तो देखो सेकंड मेथड भी ऑप्शन की हेल्प से ही हम सॉल्व कर सकते हैं कि हम एक्स वाई को अज्यूम कर लेंगे ये तो 8 होगा या 16 होगा। जैसे हमारा करेक्ट आंसर 8, 11 था, तो अब हमको यहाँ से ये समझना था एक्स की वैल्यू 8 रख देते तब भी आंसर यही आता, क्योंकि देखो अब रख के एक बार देखते 73, 8 और 54 और यहाँ पे आंसर करेक्ट था 11, तो यहाँ पे 11 रखा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे तो 3, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि पावर 0 होती तो 8 की पावर 0 भी 1 होता, तो ऐसे हम समझ लेंगे। यहाँ से इतना पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद अब अंदर करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई, अब 8 की पावर 1 होता तो फिर यहाँ पे भी हम डायरेक्ट 8 लिख रहे हैं। अब ऐसे ही इधर भी करेंगे तो 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 11 प्लस 4। ठीक है, आई होप किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे 56 प्लस 3 और यहाँ से आया 55 प्लस 4, तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो गया 59 इक्वल 59, बोथ पार्ट आर इक्वल। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जिसमें x एंड y इक्वल हो, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो गया। आप ऐसे करना है ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ऐसे करना है ऐसे सॉल्व कर लीजिए, दोनों में ही ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉरी। तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में कई बार गेट में पूछे गए हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ऑप्शन की हेल्प से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा नंबर सिस्टम से है। इसमें मैं एक साथ आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए क्योंकि दोनों ही आसान क्वेश्चन है और ये आपको आने चाहिए। अब इसमें बोला है द डेसिमल वैल्यू बतानी है 0.25 की, और दूसरा है जिसमें बोला गया है कि एक दिया है वैल्यू द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन of the decimal value is -50 each। अब इसमें भी ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 1 1 1 1, सेकेंड ऑप्शन है आपका 1 1 1 1 1, 5 1 है, थर्ड ऑप्शन है आपका 6 1 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1 00001। अब इसमें भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया है 0.1, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 0.01, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है 0.0011 और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नन। तो आप वीडियो पॉज करिए, दोनों ही क्वेश्चन का सलूशन बताइए।
तो आई होप आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया होगा, और नहीं सॉल्व किया है तो हम इस लेक्चर में अच्छे से समझेंगे कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं बेसिकली इस टाइप के, तो कई सारे गेट में पूछे गए हैं सवाल जो सिंपल डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में चेंज करते हैं और उसको फिर टूस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना सीखते हैं। और इसका यूज हम अभी कुछ और अभी सवाल फ्लोटिंग वैल्यूज के सवाल होंगे जिसमें हमको इसको बाइनरी में चेंज करना आना चाहिए, नहीं तो वो सवाल हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम ये दोनों सवाल अच्छे से समझते हैं। तो पहला सवाल था हमारा, इसमें बोला डेसिमल वैल्यू निकालना है किसकी 0.25 की। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल मेथड है कि टू बाइनरी में है, अब हमको बाइनरी में निकालना है, इस डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में निकालना है। तो बाइनरी में किससे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 से। हम अगर ऐसे 25 होता है और इसको हम बाइनरी में निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 से एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 2 से पहले काटते हैं फिर ऐसे कर करके हम सॉल्व करते हैं। और वैसे ही अगर इसमें पॉइंट के बाद है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे सिंपल मेथड है 2 से आप मल्टीप्लाई कर लिया करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे। अब 25 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ से क्या आएगा 0.50 मल्टीप्लाई 2 फिर से करेंगे तो यहाँ से आगे वैल्यू हमारी, अब यहाँ पे बाहर वाली सी वैल्यू को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे 0.50 था तो 0 बाहर आया 0। अब फिर से चलते हैं तो 0.50 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.00। ठीक है, तो अब यहाँ से बाहर वाली वैल्यू क्या आई 1 आई। तो अब इसमें क्या करते हैं, अब जैसे पहले वाले अगर हम पॉइंट अगर ऐसे ही हमारी वैल्यू होती तो हम ऐसे इधर से वैल्यू लेते हैं नीचे से ऊपर की ओर। आई होप जैसे इस तरह से हम निकालते थे वैल्यूज की, तो उसमें क्या करते थे नीचे से वैल्यू लेके ऊपर की ओर जाते थे, वही हमारा आंसर होता था। बट डेसिमल अगर पॉइंट के बाद है वैल्यू तो हम ऊपर से ही वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले क्या आया हमारा 0 और दूसरा आया हमारा 1। अब यहाँ पे 0 हो गया तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 0.01 सॉरी, ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। क्योंकि ये पॉइंट के बाद दिया है तो पॉइंट हमने लगा दिया। सिर्फ याद क्या रखना है कि बाइनरी में चेंज करना है डेसिमल वैल्यू, तो क्या करना है 0.25 एज इट इज 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। और जो वैल्यू आ रही है पहले हमको उसको कंसीडर, पॉइंट के बाद जो वैल्यू निकल के आ रही है उसको हमको कंसीडर करते जाना है। तो 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50 आ गया 0.50, तो 0 हमको बाहर मिला 0 एज इट इज। अब 0.50 पे 2 का मल्टीप्लाई करें तो 1 आ गया हमारा, तो 1 को पॉइंट के बाद 1 आ रहा है 1 को कंसीडर कर लिया, यही हमारा आंसर है। ऐसे ही हम और सारी वैल्यू को भी निकाल सकते हैं 0.75 या 0.05। तो ऐसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। इसको अभी फ्लोटिंग वैल्यू के जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी हम सीखेंगे। अब ये सवाल है सिंपल है तो 15 है। अब इसको अगर हम बाइनरी में चेंज करें, बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये -15 है, तो इसका मैं आपको प्लस वर्जन और माइनस वर्जन दोनों बता दूं। अगर प्लस होता तो क्या होता, प्लस में अगर इसको बाइनरी में चेंज करते तो हमारा आंसर क्या होता 8 4 2 1, यही होता। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर प्लस में होता तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि अगर टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का बोल रहा है तो प्लस में अगर कोई वैल्यू है तो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट जो बाइनरी हम निकाल रहे हैं वही उसका टूस कॉम्प्लीमेंट होता है। इसे आप याद रखिएगा, कोई चेंज नहीं होता। बट अब इसमें बोला है भैया कि इसमें तो -15 है, तो -15 के कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले हमने 15 का बाइनरी निकाला, अब यहाँ पे माइनस है तो एक 1 हम और कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि हमको ये पता है अच्छे से कि पॉजिटिव में 0 और नेगेटिव में -1 नेगेटिव में 1 हम कंसीडर करते हैं। तो इस 1 को हम चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज हमारा रहेगा। अब इसको भैया बाइनरी में चेंज करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो इसका एक शॉर्टकट मेथड है कि देखो सबसे पहले हमको 1 ढूंढना है। अगर हमको पहला 1 मिलने के बाद बाकी जो हमारी अंदर की वैल्यू होती है उनको हम 0 है तो 1 में और 1 है तो 0 में चेंज कर देते हैं। तो अब हम इसमें पहला 1 ढूंढते हैं, तो अगर हम इधर से चलेंगे पहला 1 हमको इसमें पहले ही मिल गया, तो इस 1 को हम एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, अब ये वाला हमारा साइन का था तो इसको भी हम एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। इनमें इस वाले में तो कोई चेंज होगा ही नहीं। अगर हमको यहाँ पे अगर 0 होता तो हम उसके आगे बढ़ते, 0 को एज इट इज उतारते। फिर अगर 1, जब हमको पहला 1 सिर्फ ढूंढना है, अगर हमारा पहला 1 मिल गया तो उसके बाद की वैल्यू मैंने क्या बोली चेंज कर देनी। तो उसके बाद 1 पहले हमको मिल गया, उसको एज इट इज उतारा,
अब उसके बाद फिर से 1 मिला तो हम उसको 0 में चेंज कर दिए, फिर 1 मिला फिर हम 0 में चेंज कर दिए, फिर 1 मिला फिर 0 में चेंज कर दिए। तो ये और ये 1 हमारा एज इट इज हमने नोट डाउन किया था, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो हमारा आंसर नंबर 4 है। अब जैसे इसमें अगर जिसको नहीं पता तो एक चीज और समझ लो, अगर सपोज यहाँ पे वैल्यू होती ऐसे कुछ कि 1 ये माइनस का है और यहाँ पे 0 0 1 0 0 और 0 1 और 0 0 होता। अब बोलता कि इसका 2's कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो हम सबसे पहले क्या मैंने बताया कि सबसे पहले हम पहला 1 ढूंढते हैं। तो हम इधर से फिर से चलेंगे, पहला 1 नहीं मिला तो एज इट इज आंसर, पहला 1 नहीं मिला एज इट इज आंसर। अब हमको यहाँ पे भैया पहला 1 मिल गया तो हम पहला 1 नोट डाउन कर दिए। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सारी वैल्यू चेंज करते जाने। तो यहाँ पे हमको 0 है तो 0 को 1 कर दिया, 1 है तो 0 कर दिया, यहाँ पे 0 है तो 1 कर दिया, यहाँ पे 1 है तो 0 है तो यहाँ इसको भी 1 कर दिया और ये 1 एज इट इज। तो ये आंसर हो जाएगा। बस इसमें ये ध्यान देना है, पॉजिटिव और निगेटिव का ध्यान देना। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो हमारी डेसिमल वैल्यू को आप बाइनरी में चेंज करोगे वही उसका 2's कॉम्प्लीमेंट होगा। बट वैल्यू हमको निगेटिव दी गई है तो उसमें हमको ये ध्यान देना है कि 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले तो हमको एक 1 उसमें ऐड कर देना है साइन के लिए कि ये माइनस का है तो इसमें ये 1 ऐड इट इज और जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो आंसर में भी आपके आएगा। और उसके बाद क्या करना है, पहले डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में चेंज करना है और पहला 1 ढूंढना है। जहां हमको पहला 1 मिला उसके बाद की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, 1 को 0 में 0 को 1 में, वही हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर ये हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे समझ गए होंगे। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनमें गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और इसरो और बार्ट में तो कई साल से इनमें क्वेश्चन आया है और उसके बाद और इन दोनों का यूज बहुत सारे क्वेश्चन में है जिसमें हमको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पड़ी है या पॉइंट के बाद की डेसिमल वैल्यू को हमको बाइनरी में चेंज करने की जरूरत पड़ी है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये हमारा के-मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझिएगा। इसमें पहले हम मैं डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम है 4x4। तो अब इसमें दिए वैल्यू 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अब यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है CD, यहाँ पे दिया गया है AB। अब इसमें कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं 1 1 1 1 एंड 1 1 एंड 1 1। अब इसमें बोला गया है कि इसमें आपको ये जो डायग्राम है इसका POS फॉर्म बताओ। POS फॉर्म बताना है। POS का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट और सम, वो फॉर्म हमको बताना है, ठीक है। इसमें ऑप्शन मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। बस इसका हमको मिनिमम POS फॉर्म आपको बताना है। तो आप वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसमें इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या होती है स्टूडेंट से कि इसमें हमको ये थोड़ा सा ध्यान नहीं आता। इसमें भैया हमको निकालना था POS। अब इसमें डायग्राम हमको दे दिया तो अब इसमें 1 फिल है तो हमारा दिमाग ये क्लिक करता है पहले कि देखो 1 किस में होते हैं, SOP में। सम ऑफ प्रोडक्ट में हम 1 को कंसीडर करते हैं, POS में हम क्या करते हैं 0 को कंसीडर करते हैं। बट क्वेश्चन में 1 हमको इसमें तभी हमको फंसाने के लिए इसमें 1 1 पुट करके दे दिया है कि हम जल्दी जल्दी में POS की जगह हम SOP फॉर्म में क्वेश्चन को निकाल के आ जाए। बट अब इसमें तो हमको ये दिया गया है अब इसको POS फॉर्म में हमको सॉल्व करना है। अगर SOP में करना होता तो हम ये 1 1 वाले कंसीडर कर लेते, बट हमको करना है POS में। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो खाली स्पेस है, POS क्या होता है SOP का, जो SOP में प्रेजेंट होते हैं वो POS में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। या POS में जो प्रेजेंट होते हैं वो SOP में प्रेजेंट नहीं होते। तो अब ये हमको
डायग्राम तो एसओपी के फॉर्म में बना के दिया है और हमको डायग्राम अपने हिसाब से पीओएस में बनाना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें जहां जहां 1 1 है इनको वैसे ही रहने देंगे, मगर जो खाली स्पेस है वहां पे हमारे मतलब पीओएस होगा। तो यहाँ पे हम 0 पीओएस को हम किससे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट में, वो कॉम्प्लीमेंट में 1 पे, और जो नॉर्मल वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं वो 0 पे। तो यहाँ पे हम 0 0 पुट कर लेंगे। अब हमको वैल्यू पीओएस की निकालनी है तो हम 0 को अपने लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे भी हम चेंज करेंगे, यहाँ पे हम पीओएस है तो सम ऑफ प्रोडक्ट है तो a प्लस बी। अब यहाँ पे इसमें बस ये ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉम्प्लीमेंट किस पे लगता है, 1 पे। तो यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे a प्लस दोनों का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट प्लस b, ये बस ध्यान देना है। इधर c प्लस डी है तो c प्लस डी, यहाँ पे आ जाएगा c प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, c प्लस डी दोनों का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे c कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। क्योंकि अगर एसओपी पे होता तो हम 0 पे कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, बट हमको पीओएस में निकालना है तो हम जो 1 पे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे और अंदर हम 0 को कंसीडर करेंगे। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, बस आगे तो हमको निकालना आता ही है। तो आगे हम क्या करेंगे, अब इसमें हमको अपने जो ग्रुप बनाने हैं, जो मैक्सिमम ग्रुप हम बना सकते हैं बड़े से बड़ा, मैंने आपको बताया कि बड़े से बड़ा। तो अब इसमें एक ग्रुप तो हमको भैया यहाँ से ये दिख रहा, यहाँ पे एक ग्रुप हमारा ये है, और दूसरा ग्रुप हम क्या बना सकते हैं, एक तो यहाँ पे भी 0 है, ये वाला ले लेंगे, और यहाँ से इसको और इसको, तो 4+4 के 2 ग्रुप हमारे बन के तैयार है। अब हमको सिंपल वैल्यू लिख लेनी है। तो फंक्शन हमारा क्या बन के आएगा कि क्वेश्चन, अब यहाँ से ये चारों पहले इसको कंसीडर करते हैं, तो कुछ कॉमन आ रहा है, इस पे कॉमन आ रहा है, पहले हम ऊपर वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी कॉमन आ रहा b बीच में प्लस, अब उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन आ रहा, d, तो b प्लस डी कोष्टक 1 बीच में डॉट, क्योंकि पीओएस निकालना है। तो अब इस वाले ग्रुप को कंसीडर करते हैं, तो इसमें वैल्यू क्या आ रही, ऊपर वाले में b कॉम्प्लीमेंट प्लस इधर सिंपल d कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा पीओएस फॉर्म बन के तैयार है इस क्वेश्चन का। अगर इसमें बोलता एसओपी बताओ तो हम सिंपल 1 को कंसीडर करते और उसके बाद जो वैल्यू हम इससे निकालते वो हमारा फंक्शन में आ जाता। उसमें हमको क्या करना होता है, यहाँ पे 1 0 पे कॉम्प्लीमेंट लगाना होता और बीच में डॉट रखते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आप एसओपी भी निकाल के सॉल्व करिएगा, और पीओएस तो मैंने बता दिया है, मगर क्वेश्चन में पीओएस ही पूछा गया था। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बस ये ध्यान देना है, उसने इस क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए सिंपल 1 1 इसमें ऑलरेडी पुट कर दिए थे। और इसमें मोस्टली स्टूडेंट यही गलती करके आते हैं कि हम जब 1 फिल है तो हम जल्दी जल्दी में 1 को कंसीडर करके आंसर निकाल देते हैं, और आंसर हमारा एब्सोल्युटली गलत होता है। और हमको बस क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, और ये बस समझा करिए पहले आप कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है और हमको निकालना क्या है, और उसके लायक हमारे पास काम लायक डेटा क्या क्या है। तो ये आप रिकॉल कर लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने मूव करते हैं। तो इसका आप एसओपी फॉर्म भी निकाल लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं ऐसा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक ये सिंपल क्वेश्चन है, आई होप इसमें मोस्टली क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन बता देंगे। इसमें बोला गया है हाउ मैनी 3 to 8 लाइन डिकोडर with an enable input are needed to construct a 6 to 8 line decoder without using any other logic gate। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 7, सेकेंड है 8, थर्ड है 9 और फोर्थ है हमारा 10।
तो ये इस क्वेश्चन में सिंपली बोला गया है कि हाउ मैनी 3 to 8 लाइन डिकोडर, हमको कितने 3 to 8 लाइन डिकोडर चाहिए कंस्ट्रक्ट करने में 6 to 8 लाइन डिकोडर बनाने के लिए हमको अगर हम 6 to 8 लाइन डिकोडर हमको बनाना है तो हमको कितने 3 to 8 लाइन डिकोडर हमको चाहिए। बस इसमें हमको क्या करना है कि इसमें हमको लॉजिक गेट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप एक बार इसको खुद से सॉल्व करिए और करेक्ट आंसर बताइए। आई होप आप लोगों में मैक्सिमम स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखो अब एक तरीका है, डिकोडर हमारा क्या होता है, इस तरह होता है, जिनको नहीं पता वो समझ लो। डिकोडर ये होता है, इनकोडर का उल्टा होता है। इनकोडर में क्या होता है, इनपुट लाइन इधर से होती है, ये होती है इनपुट लाइन, और आउटपुट ये होता है। तो डिकोडर इनकोडर को इसको अगर इनकोडर बोला होता है तो क्या होता है 8 to 1। तो इस तरह लिखते हैं कि 8 इनपुट लाइन होती और 3 आउटपुट लाइन होती हमारी, ठीक है। 8 यहाँ पे 8 होती। अब यहाँ पे डिकोडर बोला है तो यहाँ पे क्या होगा 3 to 8, मतलब 3 हमारी इनपुट लाइन होंगी और 8 हमारी, यहाँ पे 3 हमारी इनपुट लाइन होगी और 8 हमारी आउटपुट लाइन होगी। तो इस तरह के कितने हमको डिकोडर की नीड पड़ेगी 6 to 8 लाइन डिकोडर बनाने के लिए। अब इसमें आपको डिकोडर बनाने में तो उसमें एक मेथड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सॉल्व करने में, क्योंकि ऑप्शन भी समझ लो 7, 8, 9, 10 तो हम कितने सारे डिकोडर बना के चेक करना पड़ेगा कि हमारा 6 to 8 लाइन डिकोडर बन पा रहा है कि नहीं। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड देखो, क्योंकि गेट में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आया हुआ तो है ही है, और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा और आप एग्जाम में यही मेथड अप्लाई करके आओगे, जिससे हमारा चुटकी में ये आंसर आ जाए। तो इसमें बोला है 3 to 8 लाइन। तो जैसे मानो एक डिकोडर ये है और एक ये, तो हमको पहले 3 to 8 लाइन डिकोडर की हेल्प से 6 to 8 लाइन डिकोडर बनाना है। तो अब इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे क्वेश्चन में, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। सिक्स टू 64 है, यहाँ पे 64 है, 64, क्योंकि ऐसे पॉसिबल ही नहीं, तो यहाँ पे 64 होगा। तो अब हमको क्या करना है कि अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसमें हम सबसे पहले सिंपल हमको ये बताना है कि कितने इनकोडर की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 8 और इस पार्ट से 64 कंसीडर किए, मैक्सिमम वैल्यू दोनों कंसीडर कर दिया, इधर भी राइट पार्ट इधर भी राइट पार्ट। तो अब इधर क्या करेंगे, हम सिंपल 64 में 8 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा रिजल्ट आया 8, तो 8 आ गई हमने यहाँ पे, 8 हमारा रिजल्ट आ गया। अब बीच में प्लस, अब 8 को फिर से हम 8 से ही डिवाइड करेंगे, तो आ गया हमारा, पहले यहाँ से 64 को 8 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 8, ठीक है। अब उसके बाद हमने फिर 8 हमारा रिजल्ट आया, तो 8 को फिर से 8 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 1। अब उसके बाद यहाँ पे 1 आ गया जब, तो आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो आंसर हमारा हो जाएगा 8 + 1 9। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। विदिन ए सेकेंड, मुश्किल से 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, 5 सेकेंड में ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा। ऐसा ही अगर इनकोडर में भी हम यही करते हैं। इनकोडर में अगर 8 × 3 होता, 64 × 6 होता, तब भी हम मैक्सिमम वैल्यू दोनों तरफ से कंसीडर करते, इधर से 64। बस ध्यान देना है ये कि मैक्सिमम वैल्यू इधर से भी लेनी है, इधर से भी लेनी है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे हमको डिवाइड करना है, और जब तक डिवाइड करना है जब तक 1 नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे हमारा 3 आ जाता सपोज, तो फिर हम डिवाइड नहीं करते, तो हम 1 कंसीडर कर लेते। तो ऐसा क्वेश्चन में फ्रेम करता ही है कि जिससे आपको ये मेथड सभी क्वेश्चन में आपके एप्लीकेबल है, तो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार गेट में पूछे गए हैं, जो अब मुश्किल से 10 सेकंड में
बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर डिकोडर की जगह इनकोडर देता तब भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सिंपल मैक्सिमम वैल्यू दोनों तरफ से कंसीडर करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आता जाएगा उसको हमको ऐड करते जाना है। अब यहाँ पे अगर कोई बड़ी वैल्यू होती उसके बाद जो रिजल्ट आता उससे फिर 8 को डिवाइड करके जो रिजल्ट आता उसको भी हम ऐड करते, फिर जो रिजल्ट आता उससे 8 को डिवाइड करते। जब तक हम 8 का डिवाइड कर पा रहे हैं तब तक करें, जब तक हम वैल्यू 1 नहीं आ जाती। ठीक है, तो उसके बाद अगर यहाँ तो अगर कोई ऐसा है कि 1 डिवाइड नहीं हो पा रहा तो 1 कंसीडर करके ऐड करके हम अपना आंसर मैच करके टिक करके आगे चलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका ऐसे ही है कि जो आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इन जो लेक्चर मैं ये ले रहा हूँ इनका मोटिव ही यही है कि आपको कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करा पाऊँ या आप एग्जाम में कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएँ। विद इन सेकेंड आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। और ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ये इनकोडर डिकोडर दोनों में एप्लीकेबल है। और जितने भी क्वेश्चन आप गूगल से निकाल के देख लीजिए, जो और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं सब में ये ट्रिक एप्लीकेबल है। तो डोंट वरी, आप परेशान मत होइए कि भैया और कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं। ये ट्रिक सब में एप्लीकेबल है। तो आप ये ट्रिक सब में अप्लाई करिए और एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करके आना, क्योंकि हमको टाइम बचाना है। वहाँ हमको इनकोडर बनाने नहीं लगना है, क्योंकि वहाँ पे कॉपी में हमको ऑप्शन टिक करना है, सॉल्यूशन नहीं देना है हमको। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एक हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट से। ये भी हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट का क्वेश्चन था। तो इसमें हमको एक डायग्राम दिया गया है। ये भी हमारा इनकोडर है। तो इसमें बोला गया है, इसमें हमको इनपुट लाइन दी गई है आर, यहाँ पे दी गई है आर कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे दिए गया है आर कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे दिया गया है आर। अब यहाँ पे जो हमको पॉइंट ये दिए गए हैं S1 MSB एंड LSB, ये LSB ये MSB। ठीक है, अब यहाँ पे 0 1 2 3। अब आउटपुट आ रहा यहाँ पे F। ये हमारा क्या 4x1 का इनकोडर है, यहाँ समझ लीजिए। अब ये हमारे P और Q। अब यहाँ से ऑप्शन दिया गया है इसका P XOR Q XOR R। सेकेंड दिया गया है P XOR Q XOR R। थर्ड ऑप्शन है P प्लस Q प्लस R। फोर्थ ऑप्शन है P प्लस Q प्लस R का बार। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस सेशन में भी कराए हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट के इस क्वेश्चन के आंसर आ जाने चाहिए। तो आप सॉल्व करिए। तो आई होप आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा। अब इसमें हमको भैया सिंपल सबसे पहले कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, हमको वैल्यू पुट कर लेनी है। तो F बोला है, इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या इस कॉम्बिनेशन सर्किट में पॉइंट क्या होते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। क्योंकि के मैप में थोड़ा सा चेंजमेंट है, बीच में 1 1 आता है फिर लास्ट में 1 0 आता है। बट इसमें क्या करते हैं सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे 0 0 फिर 0 1, यहाँ पे 1 0 और फिर लास्ट में 1 1। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वही सेम है, 0 पे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। यहाँ पे आ गया P कॉम्प्लीमेंट Q, यहाँ पे आ गया P Q कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे PQ। तो इसको वैल्यू लिख लेते हैं पहले, P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे इसको मान लिया मैंने I0। नेक्स्ट हमारा क्या है P कॉम्प्लीमेंट Q I1, फिर अगला क्या है P Q कॉम्प्लीमेंट I2 प्लस ये अगला है P Q I3। अब I1 I2 I3 की वैल्यू हमको लिख लेनी। तो I0 की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही R। तो भैया यहाँ पे क्या आ जाएगा P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट R। फिर नेक्स्ट है P कॉम्प्लीमेंट Q, I1 की वैल्यू है R कॉम्प्लीमेंट, तो इसको R कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे P कॉम्प्लीमेंट P Q कॉम्प्लीमेंट I2 की वैल्यू क्या आ रही R कॉम्प्लीमेंट, तो R कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब अगला है I3 की वैल्यू P Q, I3 की वैल्यू है R, P Q R3 की वैल्यू है I3 की
आर सॉरी। अब इसको एक तो तरीका है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आंसर निकालो जो ऑप्शन मैच कर रहा है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप के मैप से सॉल्व कर लो या इसको कॉमन लेके इसको जो सिंप्लीफाई कर सकते हो वो कर लो। बट यार देखो थोड़ा सा हम ऑन दिमाग से चलेंगे, इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा हमको हेल्प मिल गई है कि इसमें एक्सोर और नॉर्मल फॉर्म में ऑप्शन दिए गए, तो क्यों ना इसको भी हम के मैप में निकालेंगे। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तभी हम वो बॉक्स में फिल करेंगे, उसके बाद हम मिनिमम फॉर्म निकाल पाएंगे। तो पहले हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब पी क्यू आर है, तो यहाँ पे हमको पता है कि जीरो कॉम्प्लीमेंट पे जीरो होता है, आर अब पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो वन हो गया। अब यहाँ पे जीरो क्यू पे नहीं है तो वन, आर पे है तो जीरो, यहाँ पे पी है तो वन जीरो जीरो। अब यहाँ पे क्या आया वन वन वन। अब इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से आया भैया वन, यहाँ पे से आया टू, यहाँ से आया फोर, यहाँ से आया 7। और हम अच्छे से जानते हैं, मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको बहुत बार इस चीज पॉइंट को हाईलाइट किया है कि अगर हमारा आंसर 1247 आता है 1247, तो वो हमारा किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, एक्सोर फॉर्म को। किस फॉर्म को, एक्सोर फॉर्म को। तो आगे हमको क्या के मैप बनाने की नीड है, कुछ भी करने की नीड है नहीं है, हमको पता है सिंपल हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसको गलती में हड़बड़ी में इसको नहीं लगा देना है क्योंकि ये बार है, तो ये हमारे एक्सनॉर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम एक्सनॉर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना इस तरह, बार है तो, मगर ये ऑड है तो ये एक्सनॉर को भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि अगर बार इसमें इक्वल होगा तो ये किसके इक्वल है, एक्सनॉर के ऐसे, क्योंकि इस पे ऑड है तो इस पे भी बार लगेगा। तो हमारा हमको पता चला कि आंसर 1247 आ रहा, तो उसका आंसर एक्सोर होगा। ये वैल्यू आप याद कर लीजिए, आपको याद होनी चाहिए। अब ये देखो मैंने प्रीवियस सेशन में भी इस टाइप का क्वेश्चन करा जिसमें वैल्यू ये है और आंसर हमारा डायरेक्ट मिल गया। और इस क्वेश्चन में भी देखो आंसर इतना आया, वैल्यू हमने निकाली, हमको आगे निकालने की नीड नहीं है और डायरेक्ट हमारा आंसर हमको पता है कि 1247 है, तो भैया हम आंसर लगा देंगे एक्सोर। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन गेट पे पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन आपसे ज़्यादा सॉल्व भी नहीं कराना चाहता, बस वो ये देखता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है, आप अपना आईक्यू कितने आसानी से यूज कर पा रहे हो, कॉमन सेंस यूज कर पा रहे हो कि नहीं, और ऑप्शन की हेल्प से थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व जल्दी कर पा रहे हो कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन गेट में बहुत बार पूछे गए हैं और आपको इसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना है और आसानी से आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो अब देखो आगे अगर के मैप भी बनाते तो उसमें इक्वेशन आती, फिर उसको मिनिमम फॉर्म में रिप्रेजेंट करते, सॉल्व करते, थोड़ा सा टाइम लगता। तो अब इससे हमको कितनी आसानी से आंसर हमको चेक करना ही नहीं है आगे, डायरेक्ट हमारा आंसर इतना है, हमने आंसर टिक किया, आगे बढ़ गए। अगर ये नहीं आता तो फिर तो हमको के मैप बना के सॉल्व करना पड़ता है। आपको इसको ही फंक्शन को मिनिमम फॉर्म में अगर चेंज कर पाओ तो उससे ही कर लो, बट ये सबसे आसान तरीका है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको अभी होमवर्क पे लास्ट में दे दूंगा, सॉरी। तो एक क्वेश्चन ये मुझे कराना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक मुझे प्रॉपर्टी भी आपको बतानी है। इसमें एक डायग्राम हमको दिया गया, मैं बना दे रहा हूँ। ये एक ओपन सर्किट लूप है, यहाँ पे हमारे लगा है बल्ब, यहाँ पे लगी है बैटरी, स्विच, सॉरी नहीं, ये बैटरी है, ये हमारा स्विच 1 है और ये हमारा स्विच 2 है। अब इसमें पूछा गया है कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये किसके इक्वल है। तो पहला ऑप्शन इसमें है S1 डॉट S2 का बार, ये सर्किट है जो पहला स्विच है S1 S2, तो इसमें S1 डॉट S2 को रिप्रेजेंट कर रहा, सेकेंड S1 प्लस S2 को, या थर्ड ऑप्शन इसमें दिया गया है S1 एक्सोर S2 का बार, फोर्थ है S1 एक्सोर S2। तो अब इस क्वेश्चन को आप मैं एक बार समझाता हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बताता हूँ क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो अब इसमें कई सारा कुछ थ्योरी पार्ट भी ऊपर दिया गया है, बट हमको नीड नहीं है। इसमें सिंपल हमको ये बताना है सर्किट किसके फॉर्म में है
जिससे सर्किट एक्टिव काम कर रहा है। तो देखो मैंने एक दिन आपको XOR XNOR की प्रॉपर्टी समझाई थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि XOR की प्रॉपर्टी क्या है और XOR कैसे वर्क करता है। और ऐसे ही मैंने उसी दिन XNOR और XOR दोनों की प्रॉपर्टी अच्छे से बताई थी। और मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था, एक स्विच का एग्जांपल दिया था कि जो आपके घर में 2 वे स्विच के नाम से यूज होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर हम कई सीढ़ियों में उसका यूज करते हैं या बाहर अंदर के लिए यूज करते हैं कि अगर हम बाहर से बंद कर दें उसके बाद हम अंदर से वही लाइट जलाना चाहें तो हम अंदर से भी उस स्विच को जला सकते हैं। तो वो मैंने आपको बताया था कि वो हमारा किस फॉर्म में होती है कि 1 0 के फॉर्म में होती है, कि सेम इनपुट पे वो वर्क नहीं करती है, डिफरेंट इनपुट पे वर्क करती है। तो डिफरेंट इनपुट हम पे वर्क करती है तो इसका मतलब ये होगा कि डिफरेंट इनपुट पे जो वर्क करता है वो हमारा क्या होता है, XOR गेट होता है। अगर 1 है, सेम इनपुट है तो 0 एक्टिव नहीं करेगा, अगर 1 0 है तो वो स्विच एक्टिव हो जाएगा। तो नीचे अगर ऑफ की तरफ होगा तो ऊपर वो ऑन की तरफ होगा, तभी वो वर्क करती है। एक ही तरफ दोनों इनपुट नहीं होंगे, ठीक है। अब ये स्विच जो है इसमें बस उसमें ये ध्यान देना है कि अगर उसमें देखो अब ये स्विच जो है वो बेसिकली XNOR का है, क्योंकि अब इसको कैसे पता करते हैं, तो भैया इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है कि जो हमको सर्किट स्विच दिए गए हैं, इसमें देखो स्विच ये दिया, स्विच ये दिया। अब इसमें ये ध्यान देना है कि दोनों स्विच ओपन लूप पे है। देखो यहाँ पे भी ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है। अब यहाँ पे अगर बस इससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये हमारा स्विच है XNOR। इसका पहले हमको यही हमने यूज में लाए थे, बट ये हमारा यूज नहीं है इसका, क्योंकि अगर हम नीचे से बंद कर दिए फिर हम ऊपर से पता चला XNOR लगा है तो ऊपर से ऑन कर रहे हैं तो वो स्विच ऑन होगी ही नहीं, लाइट ऑन होगी। पहले नीचे जाके फिर से हम उसको रीसेट मोड पे करें, उसके बाद फिर ऊपर से सेट करें, ठीक है। तो अब इसके लिए ही हम XOR गेट का यूज में लाए कि जिससे हम वो स्विच आसानी से वर्क कर पाएं। तो अगर आप ये बोलोगे कि भैया अगर XOR होता तो ये सर्किट कैसे बना होता, तो सिंपल XOR होता ये, तो ये XOR होता तो ये इस तरह बना होता। एक तरफ ये कनेक्टेड होता, ओपन नहीं होता, ये कनेक्टेड होता, एक तरफ ये ऐसे ही ओपन होता। तो या तो इधर कनेक्टेड होता, इधर ओपन होता। तो XOR की सिंपल से अगर सर्किट के फॉर्म में दिया जाए तो उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, उसमें अगर जो सर्किट दिए हैं उसमें ये तो एक साइड वो ओपन होगा और एक साइड वो कनेक्टेड होगा। अगर वो है तो वो XOR गेट है, और अब अगर दोनों ही साइड ओपन है तो वो क्या है, XNOR है। तो इस क्वेश्चन में ये ओपन था, दोनों ही साइड ओपन था, तो ये हमारा सर्किट किसका है, XNOR का। तो इसमें बहुत सारी लेंथी थ्योरी दी गई थी, बट वो कोई उसका मतलब नहीं था। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना। तो अब इसमें XNOR कौन सा है, तो हमको पता है भैया ये, अब ये तो XNOR नहीं है, ये भी XNOR नहीं है, ये भी XNOR नहीं है, तो XOR है सिंपल। तो अब XNOR क्या होता है, मैंने बताया था कि इसको अगर हम 2 है और इवन नंबर है तो इसको हम, ये हमारा XNOR के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, XNOR के फॉर्म में इक्वल होता है ये। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों सर्किट, इधर भी सर्किट, ये सर्किट कनेक्टेड होता है, इधर ओपन होता है, ये इधर कनेक्टेड होता है, इधर ओपन होता, तो ये हमारा XOR गेट हो जाता। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और ये हमारा, अब इसमें देखो डायरेक्ट XNOR के फॉर्म में ऑप्शन नहीं दिए कंफ्यूज करने के लिए। तो जिसको ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर XOR में 2 है, अगर इवन नंबर पे XOR पे बार ऐड है तो वो हमारा XNOR के इक्वल वर्क करता है, और अगर ऑड नंबर पे होता तो बार नहीं होता, डायरेक्ट ही हमारे इक्वल XNOR पे वर्क करता है। ये मैंने आपको अच्छे से बताया। तो अब इसमें ऑप्शन इस फॉर्म में दिया है कि देखो इवन नंबर है 1 2 और 2 स्विचेस हैं और उसके ऊपर बार है, तो मतलब ये हमारे डायरेक्ट XNOR पे वर्क करता है। तो ये करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। अब इसमें काफ़ी सारी थ्योरी थी, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए, जिससे स्टूडेंट देख कर ही क्वेश्चन को सॉल्व ही ना करें, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट थ्योरी देख के ही क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते कि इतना बड़ा भैया क्वेश्चन दे दिया, अब इसमें तो क्या ही करना होगा, आगे चलते। बट देखो चुटकी सा छोटा सा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सिंपल प्रॉपर्टी बेस पे कि हमको सिर्फ सर्किट देखने थे, सर स्विचेस देखो दोनों ओपन है, तो सिंपल हमको पता है कि ये XNOR है। XNOR ऑप्शन मैच किए, ये वाला XOR के फॉर्म में बना के दिया था, वही XNOR के फॉर्म इक्वल होता है, आंसर टिक किया, आगे बढ़ गए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में। ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा ऑप्शन में चेंजेस करते हैं और थ्योरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा दे देते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन भड़कीला बनाने के लिए, कि क्वेश्चन देख के स्टूडेंट डर जाए। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा
लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, मोस्टली स्टूडेंट आई होप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें हमको एक पी मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3, 1 -3 -2। डाटा आप अच्छे से नोट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है, कई बार सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू हम गलत नोट कर लेते हैं या माइनस प्लस में, तो आंसर हमारा गलत आ जाता है। और इसमें ऑप्शन ऐसे ही दिए जाते हैं कि आप थोड़ी सी मिस्टेक करोगे तो उसके रिलेटेड ऑप्शन आपको मैच मिल जाएगा ऑप्शन में, -1 6 5, ठीक है। यहाँ से आया -2, यहाँ से आया 12, यहाँ से आया 10, यहाँ पे आया -1 6 5, ठीक है। B2 मैट्रिक्स मैट्रिसेस। अब इसमें पूछ रहा है देन द रैंक ऑफ P + Q इज। इसमें सिंपल P + Q को ऐड करना और पूछ रहा है इसकी रैंक कितनी आएगी। तो आप वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आसान क्वेश्चन है, आपको मोस्टली स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें मुझे आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बतानी है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो अब इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें बोला है P + Q करो, तो सबसे पहले हम P + Q कर लेते हैं, काम करते हैं। तो P + Q किया हमने, तो क्या मैट्रिक्स हमारी निकल गया है, ऐड करना है सिंपल। तो 1 पे 1 से ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे 1 -2 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा -1। अब यहाँ पे -1, यहाँ पे ये है तो -1 -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 + 6 8 आ गया, -3 + 12 है, -3 + 12, तो यहाँ पे आया आंसर 9। अब यहाँ पे 4 + 6 10 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 5 8 आ गया, यहाँ पे -2 + 10 है तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 + 5 8 आ गया। तो ये आ गई हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब बोला है भैया इसका रैंक बताओ। तो यार देखो, रैंक निकालने का इसका मैक्सिमम रैंक हमको पता है 3 आएगी, मिनिमम रैंक 1 है। बट अब ये देखो रैंक, इसमें पहले हम 3 के लिए चेक करते हैं, तो इसको थोड़ा सॉल्व आप करना चाहें तो सॉल्व कर लो, अगर नहीं करना चाहें तो देखो एक तो तरीका हमको डायरेक्ट ये दिख रहा कि अगर हम R2 - R3 करें, तो यहाँ पे अगर R2 - R3 करेंगे तो 8 - 8 यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 8 - 9 करेंगे, 9 - 8 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 10 - 8 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको सिंपल क्या करना है, फिर से R2 में R2 + R1 कर देना है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि यहाँ पे R2 + R1 करेंगे। अब डायरेक्ट आप सॉल्व कर लिया करिए, तो 1 - 1 जहाँ पे आ जाएगा 0, 2 - 2 हो जाएगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा 0। तो मैट्रिक्स हमारी क्या है, इसकी रैंक क्या आएगी, रैंक आएगी 2, जो हमारा फाइनल है। क्योंकि इससे ज़्यादा मैट्रिक्स को मिनिमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 0 यहाँ पे 8 है, तो इससे ज़्यादा मिनिमाइज नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका रैंक 2 होगा। बट इसका देखो एक तरीका और है, अगर इस तरफ आपको दिमाग में क्लिक कर पा रहा डायरेक्ट देखने पे कि ऐसा आ रहा, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। या मैंने एक अप्रोच और आपको बताई है कि आप ना डायरेक्ट डिटरमिनेंट, अगर जैसे क्लिक नहीं कर रहा कोई पैटर्न, तो आप डिटरमिनेंट निकाल के देखा करो। जैसे मानो इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालते और ए की वैल्यू 0 आ रही, ठीक है, अगर ए की वैल्यू 0 आ रही पहले डिटरमिनेंट निकालने में, तो मतलब है कि अभी रैंक 3 नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे देखो इसका सॉल्व करते अगर हम, तो इसमें वैल्यू यहाँ पे क्या क्या आ रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे 8, यहाँ पे आ रहे थे 3, यहाँ पे आ रहे थे 9, और यहाँ पे आ रहे थे 8, 6 4 10 आ रही थी। तो अब इसका अगर हम डिटरमिनेंट देखो निकालते तो कैसे निकालते, -1 की जगह तो -1 होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे 8 8 64 माइनस, और यहाँ पे आ जाता है 80। आगे चलते -2 लेते, फिर आगे सॉल्व करते 8 8 64
और यहाँ पे आ जाता है 72। 8 का मल्टीप्लाई 9 पे 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और आ जाएगा -16। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते तो आ जाता 8। तो 8 और 2 का मल्टीप्लाई करते तो हो जाता माइनस माइनस प्लस होता तो प्लस आ जाता 16। तो वैल्यू आ जाती 0। तो अब इससे देखो पता चला कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही। तो अब 0 आ रही तो इसका मतलब रैंक 3 नहीं होगा। ठीक है, तो अब रैंक, अब ये पता चल गया हमको रैंक 3 नहीं होगा। अगर नॉन जीरो, अगर डायरेक्ट यहाँ पे ही अगर हम डिटरमिनेंट निकालते और वैल्यू हमारी नॉन जीरो आ जाती तो हमारी हम आँख मूंद के लिख सकते हैं कि रैंक 3 ही आएगी। इससे ज़्यादा हम मैट्रिक्स को मिनिमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं। तो अब इसको देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हम कैसे बनाएं। तो यहाँ पे 0 है तो इसके सपोज में अगर हम मैट्रिक्स को खोलते हैं तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये आसान तरीका है। इसको सामने वाली रो को निपटा दिया, नीचे वाले कॉलम को निपटा के 9, 10, 8 और 8। तो ये हमारी 2 क्रॉस 2 की बन गई। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते तो क्या आता, 8 9 जा 72 -80। तो आंसर आता माइनस कितना आ जाता 8। तो यहाँ से हमको पता चला ये हमारी नॉन जीरो आ गई। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने में नॉन जीरो वैल्यू है तो जिसमें हमको ये जहाँ पे वैल्यू नॉन जीरो आती है बस वहीं पे रुक जाना, बस बोल देना है यहाँ पे मैट्रिक्स की रैंक आ गई 2। अगर जब पहले हमने इससे पहले 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट निकाला, अगर वहीं पे वैल्यू डिटरमिनेंट निकालने में नॉन जीरो आ जाती है तो वही हमारे रैंक होगी उतनी हमारी। जैसे 3 क्रॉस 3 का था तो रैंक 3 आ जाती। 2 क्रॉस 2 पे हमारी देखो नॉन जीरो वैल्यू आ गई तो रैंक 2 आ गई। अब अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब अभी हम मैट्रिक्स को और मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये एक सिंपल मेथड है। अगर आपको डायरेक्ट, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि डायरेक्ट हमको भैया नहीं समझ में आता कि कौन सी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें ऐड करें तो जिससे हमारी मैट्रिक्स मिनिमाइज हो पाए। तो आप ये अप्रोच भी सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, और उससे कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम एक साथ मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए और फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे दूंगा। अब इसमें एक क्वेश्चन हमको बोला है कि एक हमको ए मैट्रिक्स दी गई है, इसमें वैल्यू दी है 1 4 A B L A। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन गेट में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे गए, इसलिए हम एक बार इसकी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स और इसमें हमको आइगन वैल्यूज दी गई है। आइगन वैल्यू इसमें दी गई -1 एंड 7। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन भी ले लो। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4 दी गई है। सेकंड में दिया गया है ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 6 दी गई है। थर्ड में दिया गया है ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 दी गई है और फोर्थ में दिया गया है ए की वैल्यू 5 एंड बी की वैल्यू 3। ठीक है, अब अगला, अब इसमें ही एक और सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें एक ए मैट्रिक्स दी गई है 4 5 2 1। अब इसमें बोला है कि द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू बताओ। इस ये नेगेटिव था तो इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। दोनों ही आसान क्वेश्चन थे और 2-2 मार्क्स में पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमको पता है सिंपल सा हमारा एक तरीका है, a माइनस लेमडा आई इक्वल 0 कर लेते हैं तो उससे हमारी आइगन वैल्यू मिल जाती है। बट एक हमने शॉर्टकट तरीका पढ़ा था, फार्मूला से क्या होता था भैया कि सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो उसका ट्रेस क्या होता है प्रिंसिपल डायगोनल का एडिशन। तो 4 + 1 क्या होगा 5a और डिटरमिनेंट प्लस के बाद डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट क्या होगा 4 × 1 4 -10। यहाँ पे आ गया -6, ये आ गई हमारी वैल्यू। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 6 - 1 a - 6। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 6 और एक आ जाएगी वैल्यू -1।
तो अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता 6, क्योंकि -1 तो स्मॉल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितने आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमको क्या, सबसे थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान करने के लिए इसमें आइगन वैल्यू हमको दे दी गई है। तो आइगन वैल्यू हमको दे दी गई, तो इसमें हमको दो हमने फार्मूला उससे बहुत सारे आइगन वैल्यू के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उन्हीं से इसको भी निपटाएंगे। देखो कैसे कि क्या होता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू, ये तो आपको आई होप याद ही हो गया, सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल किसके होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और एक फार्मूला होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल होती है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इसमें सम ऑफ आइगन वैल्यू हमको दी गई क्या, -1 + 7, और ट्रेस के इक्वल होता है। तो ट्रेस का होता है प्रिंसिपल डायगोनल का एडिशन, तो 1 और 1 ये हमारे प्रिंसिपल डायगोनल है, तो 1 + 1। अब यहाँ से हमको a की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यहाँ से आया 6 और ये एक 1 उठ के इधर आ गया भैया, तो 6 - 1 = a, मतलब a की वैल्यू आ गई सिंपल हमारी 5। अब क्या बोला है, अब हमको b की वैल्यू भी बतानी है। तो b की वैल्यू हम कैसे बताएं, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू -1 × 7 -7, अब इक्वल डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट हमको निकालना आता है 1 × a माइनस b × 4 -4b। अब a की वैल्यू हमको पता है, हमने निकाल ली, तो -7 = 5 - 4b। ठीक है, अब 5 को इधर लेके आए, तो यहाँ पे हो गया -12 = -4b और b = हो जाएगा 3। तो अब हमारी वैल्यू क्या आ गई, पहली आ गई a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू आ गई 3। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन है हमारा कौन सा, ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा इज ए राइट आंसर। दोनों टाइप के कुछ तरह के क्वेश्चन मैंने कई सारे आपको कराए भी हैं, और इसीलिए मैं कराता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ना, दोनों फार्मूलाज आपको दिमाग में याद रहे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर साल ही गेट में पूछता है। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो गेट में एवरी ईयर पूछे जाते हैं और आपको आने चाहिए, और भी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आज क्वेश्चन पूछे जाता है, जिसमें थोड़ा सा स्टूडेंट का IQ लेवल चेक हो जाता है और कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है कि नहीं वो भी चेक हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आज के जो होमवर्क क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। 2 क्वेश्चन आज के लेक्चर में मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, जिन्हें आप सॉल्व करके कमेंट पे आंसर बताएंगे। और अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, इनमें से किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक हमको ए मैट्रिक्स दी गई है, एक मैट्रिक्स दी गई है 9 - 8 20 32 -6 -6 15 21। एक और दी गई है -2 -3 8 and 7 -4 -1 5 and 12। ये हमारी बेसिकली 4 × 4 की मैट्रिक्स दी गई है। अब इसमें बोला है कि इसके आइगन वेक्टर बताओ, हमको क्या बताना है, आइगन वेक्टर बताने हैं आपको। ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है -1 1 0 1, सेकेंड 1 0 -1 0, और थर्ड दिया गया है इसमें -1 0 2 and 2। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया गया है 0 -1 -3 and 0। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन है MSQ, मल्टीपल सेलेक्ट आंसर, मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। इसमें आपके एक से ज़्यादा भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने को मैं एक क्लू दे दूं, तो अगर ये जिसको नहीं सॉल्व करना आएगा था तो वो AX, एक मैंने फॉर्मूला बताया था AX = लैम्डा, इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट ये मैं आपको क्लू दे देता हूँ, जिससे आप मोस्टली स्टूडेंट आई होप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और आप कमेंट पे मुझे बताएंगे कि भैया चारों ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। अगर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ होमवर्क के लिए, ये मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, इसलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ।
तो एक हमको 4:1 मल्टीप्लेक्सर दिया गया है। अब इसमें इनपुट क्या दिए गए हैं, 0 1 R एंड R कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, 0 1 2 3। अब इसमें MSB और LSB क्या दिया, P एंड Q, ठीक है, S1 एंड S0 4 क्रॉस 1 पर। अब इसमें हमको आउटपुट F बताना है। आपको ऑप्शन भी इसमें मैं दिए दे रहा हूँ आपको। पहला ऑप्शन है P कॉम्प्लीमेंट Q प्लस Q R कॉम्प्लीमेंट प्लस P Q R कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सॉरी Q का कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड ऑप्शन है आपका P कॉम्प्लीमेंट Q प्लस P कॉम्प्लीमेंट Q R R का कॉम्प्लीमेंट प्लस P Q R का कॉम्प्लीमेंट प्लस P Q R, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है P Q R का कॉम्प्लीमेंट और फोर्थ ऑप्शन है नन। ये MCQ है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा रखे हैं, तो आप एक बार क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लो। तो आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, और ये दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उसे आप कमेंट पे बताइएगा। तो आज के लेक्चर में अगर आपको जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही हो, जो सॉल्व आपको सोल्यूशन आपको समझ में नहीं आया हो, या आप बोल रहे हो कि भैया बहुत डिफिकल्ट मेथड है, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट पे मुझे बताइएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। और ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट पे मुझे बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए सब्जेक्ट के गेट के PYQ सॉल्व करेंगे, ESC के PYQ सॉल्व करेंगे, और वो लेक्चर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज के लेक्चर में आई होप आपको कुछ अच्छे क्वालिटी और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे। आई होप इन सेशन से आपकी गेट की जर्नी स्मूथ हो रही होगी और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कमेंट करिएगा और अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से करते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, जिससे आपकी गेट में अच्छे से रैंक आ जाए, मिनिमम रैंक आ जाए, 100 रैंक आ जाए, जिससे आप अपने ड्रीम IITs पे जा सके, PSU में जा सके, या जिसको विदेशों में जाके पढ़ाई करनी है वो भी कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।